डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस 3 इयर्स थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर CUET PG 2025 सीरीज में। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि अब तो एग्जाम है एक दो दिनों में। तो मैं आपसे इस सीरीज में लास्ट टाइम बात कर रहा हूं। यदि आप पहली बार इस चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो नो नॉनसेंस वे में पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंस के नॉलेज को, रिसर्च बेस्ड नॉलेज को शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश है, एग्जामिनेशन पर्पज से ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये सीरीज, यदि आपको पता नहीं है तो फिर से बता दें। CUET PG 2025 होने वाली है पॉलिटिकल साइंस डोमेन के लिए। ये वीडियो है जो 25 मार्च को मुझे बताया गया है 9 बजे है। अभी तक हम लोगों ने हर थीम जो इसमें सिलेबस में है उसके 3 इयर्स के क्वेश्चन को निकाल के, पास्ट 3 इयर्स उसको एनालाइज किया विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आज भी वही कोशिश हम करने जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो यूजफुल होगा JMI, AMU, CPET उड़ीसा, CPG असम एंड अदर PG एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हो, आपको जानना आपका अधिकार है, मेरा बताना कर्तव्य है कि स्टिल देयर आर लॉट ऑफ टाइम। यदि आप 3 फुल लेंथ मॉक जो कि बेस्ट मैच कराने की कोशिश किए गए हैं, जो एक्चुअल पेपर आते हैं उससे मैच, उस लेवल को मैच कराने की कोशिश की गई है, यदि आप उसको लास्ट मोमेंट में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करके अपने को जज करना चाहते हैं और वाइटल इंफॉर्मेशन लास्ट पॉइंट में लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल लेंथ मॉक पेपर सीरीज ग्रुप ऑन टेलीग्राम। उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, और इस मेल आईडी पे POLSC हेल्प, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, @gmail पे आप भेजें अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर। आगे आपको गाइड की जाएगी। ओके, और यदि आप रिसोर्सेज या बुक सर्च कर रहे हैं CUET PG के लिए, तो इन 3 बुक से कोई भी और पॉपुलर रिसोर्स या इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं हो सकती है। ये मैं मैटर ऑफ फैक्टली बता रहा हूँ, और आप लोगों ने ही इसको ऐसा बनाया है, बिकॉज इसमें वो सारी चीजें हैं जो CUET PG क्रैक करने के लिए जरूरी हैं। 3 बुक्स हैं। एक तो CUET PG की पास्ट 5 इयर्स पेपर का थ्रेडवेयर एनालिसिस है, जिसमें 6 पेपर हैं, क्योंकि 2023 में 2 फेजेस में हुए थे तो 2 पेपर मिलते हैं, विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी के साथ में। दूसरी जो है वो तो मदर बुक है, CUET PG एग्जाम गाइड, जो इस बार बिल्कुल रिवाइज कर दी गई है फुल्ली, और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट 1500 MCQ। आपको यहां बता दें कि ये बुक जितना CUET PG के स्टूडेंट के लिए पॉपुलर है, उससे भी ज्यादा UGC नेट और अदर एग्जाम के भी स्टूडेंट इस बुक को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें है वो सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आते हैं या आने चाहिए। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है, ये सभी अमेजन पे हैं, ई बुक फॉर्म में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय पेइंग नॉमिनल फी। और ये जो है इसकी डायरेक्ट लिंक जहां से आप सीधा क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर का CUET PG 2024 से। देखते हैं इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी से किस तरह के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस स्लाइड में आपके स्क्रीन पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो एक बहुत ही रन ऑफ द मिल क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है और वो किस साल में किए गए हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन है, इसको मैच करने भी आ सकता है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने भी आ सकता है। मेक इन इंडिया जो है 2014 में जब मोदी सरकार आती है, बीजेपी पार्टी लेड गवर्नमेंट, तो सबसे पहले साल में ही मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये आपको प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ले जाता है, और बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें कि कुछ पुलिस थाने को चौरी चौरा गोरखपुर के पास है आग लगा दी गई थी। जो उपद्रवी तत्व थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ऐसा होता ही है, भीड़ ऐसा करती है, और गांधी जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेल नोन फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे एक ट्रू क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक आपको ब्यूटीफुली काम करती है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ये बिल्कुल गलत है। थोड़ा भी यदि आपको जानकारी तो आपको पता है कि 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं,
मतलब राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट हाउस है, लेकिन हर मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है, जिसमें से 1/3 हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। तो यदि बी को आप निकाल दें तो बी और बी, तो आपको आंसर मिल जाता है ए और डी केवल सही है। इसका मतलब सी भी गलत है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अबंडन्ड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल गलत है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही इसका इलेक्शन होता है। सो ए एंड डी इज करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन टेक्निक के चलते इट हैज बिकम अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 5 रिट्स जो है सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, जिसको आप इस फ्रेज का मीनिंग कह सकते हैं। इवन यदि सरकार ने आपको इलीगली डिटेन किया आपके नज़र में, या किसी पर्सन ने, तो आप जा सकते हैं कोर्ट से दुहाई मांग सकते हैं, हैबियस कॉर्पस रिट दायर कर सकते हैं। मैंडेमस जो है वो एग्जीक्यूटिव को कमांड करती है कोर्ट की, एज पर लॉ आप ये काम कीजिए। क्यू वारंटो जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से पूछती है कि बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन। और सर्टियरी एंड प्रोहिबिशन दोनों हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डायरेक्शन को देती है। एक प्रोहिबिशन में तो सीधा जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोक देती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, और सर्टियरी में ये देखती है कि क्या जो लोअर कोर्ट कर रहा है उसके दायरे में आता है या नहीं, नहीं तो फिर अपने पास उस केस को बुला सकती है सर्टियरी। सो इट विल बी हैबिया कॉर्पस। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को ये रक्षा करता है हैबियस कॉर्पस। Consider the following statement. The president cannot send back a constitutional amendment bill for recommendation to the parliament. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि as per 24th constitutional amendment, एक बार यदि constitutional amendment bill pass हो जाए तो president is bound to give the approval या assent. The judiciary also have the power to amend the constitution. ये कहना बहुत ही कंटेंसस है, ये काम लेजिस्लेचर का है ना कि जुडिशरी का। द स्टेट, तो बी को यदि आप निकाल दें, बी तो आपको ए सी डी सही है। द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तीनों, ये भी एलिमिनेशन टेक्निक के चलते ये सही हो जाती है। कमांड कैपिटलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द विच 5-year प्लान। वी ऑल शुड नो कि फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फोकस था, और सेकंड 5-year प्लान हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, जो कि कमांड इकोनॉमी मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट की जो सेक्टर है वो इकोनॉमी को गाइड करेगी, इन्वेस्ट करेगी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जिसमें पैसे लगते हैं। तो ये सेकेंड 5-year प्लान में था। इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। बिग बैंग, जो जितने भी प्रोजेक्ट आप देखते हैं बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, वो सब सेकेंड 5-year प्लान में ही प्लान हुए थे। The constitution of local body ombudsman was recommended by which of the following bodies? तो ये भी बहुत ही एक नोन क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है कि लोकल बॉडी के लिए लोकपाल टाइप का समझिए, मतलब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत राज के लिए। तो ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो हेडेड थे पीडप्पा मोइली, कांग्रेस के लीडर द्वारा, उनके द्वारा ये किया गया था रिकमेंडेशन। और केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे कि ओम्बड्समैन लोकल बॉडी के लिए बनाया गया। द पहल स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद। अब देखिए दो इन्होंने स्कीम से पूछ दिया है, तो आपको एक इंडिकेशन है कि थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम पे थोड़ी नजर दौड़ा लीजिएगा। पहल स्कीम जो है वो ये थी कि आप अपने गैस की जो सब्सिडी है उसको खुद ही आप त्याग दीजिए उनके लिए जो ज़्यादा डिजर्विंग है। तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड। Which among the following covered under Article 21 of the Constitution? We all know कि Article 21 जो है लाइफ टू पर्सनल लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसके तहत तमाम तरह के राइट्स जो हैं एक्सटेंड किए गए हैं। तो उसमें राइट टू लाइफ है, राइट टू अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, पब्लिक हैंगिंग, डेथ में भी डिग्निटी होनी चाहिए, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन सब। लेकिन राइट टू एक्टिव यूथैनेसिया जो है, एक्टिव और पैसिव यूथैनेसिया में अंतर समझना चाहिए। यूथैनेसिया मतलब कि एक तरह से मौत दे देना, मतलब बहुत यदि पेनफुल हो, कोई पेशेंट मान लीजिए वेजिटेटिव स्टेज में है और वो अपने विल करके गया है कि ऐसे स्टेज में हमें डेथ जो है देना चाहिए, क्योंकि जीने का क्या मतलब है, या उसके परिवार वाले कहते हैं, तो डॉक्टर की सहमति से यदि ऐसे डॉक्टर करते हैं एडमिनिस्टर, तो उसको पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी ड्रॉ कर लेना। लेकिन एक्टिव तो एक तरह से जान मारना है, इसलिए ये तो बिल्कुल क्राइम कहलाएगा, तो ये नहीं अलाउ किया जा सकता है। कॉमन सेंस से भी आप, या थोड़ा बहुत यदि आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस। ये बहुत ही
यूजुअल क्वेश्चन है जो जनरली आता है कि कहाँ पे कौन है। इसमें यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 15, 19, 21, 22 का जिक्र है। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 आएगी तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक, तो ए पहले आएगी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो इसके पहले जो है आप फ्रीडम वाली आएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ए के बाद जो है डी आएगी, डी के बाद बी आएगी आर्टिकल 21, और सी लास्ट में प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर्टिकल 22। सो इसको आप अरेंज आसानी से कर सकते हैं, नॉट ए वेरी डिफिकल्ट वन। ये भी आपको जो है पहले थोड़ा ले जाता है आज़ादी के पहले। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आज़ादी के पहले के जो इवेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या जो फ्रीडम मूवमेंट, उससे रिलेटेड जो है थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो सरोजनी नायडू यदि आप देखेंगे तो अब यहाँ पे छोड़ दीजिए आप बी आर अम्बेडकर, वी ऑल नो कि ये चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे, बी का 3। तो बी का 3 से ही आपका ये देखिए क्रैक हो जाता है। इसका मतलब ए का 2 है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी सरोजिनी नायडू, और राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे, तो ये भी यहाँ पे मैच होता है। सी का 1 और डी का 4, और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को चेयर किया था। नेहरू कमेटी थी, नेहरू रिपोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इंडिया की कोशिश थी 1928 में। डी का 4, तो ये भी आसान होना चाहिए। whose regime in Indian politics is popularly known as one party dominant system। We all know कि जो कांग्रेस सिस्टम थी वो फर्स्ट 15 ईयर में जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब ये जो है कहलाती थी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो रेजिम था उसको जो है सिंगल पार्टी डोमिनेंट एरा कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी में। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी ऑल नो कि 12 मेंबर जो कि आर्ट, साइंस एंड डिस्टिंग्विश जो अदर पर्सन होते हैं जो डिफरेंट लाइफ में, सोशल लाइफ में, इन सब में बहुत डिस्टिंग्विश होते हैं। क्रिकेटर कोई है, कोई बहुत बड़ा कलाकार है, कोई बहुत बड़ा जीनियस है, साइंटिस्ट है, तो उसको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम, ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी और सिंघवी कमेटी दोनों ने ही जो है इसको कहा था। 2 आंसर इसमें सही हो गए थे, इन दोनों के बारे में मैंने लिखा है। सरकारिया कमेटी जो है 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशन में बनी थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2 बार बनी है, फर्स्ट ARC 1966 में और सेकेंड 2005 में, 2 ही बार बनी है। The president can dissolve Lok Sabha on the recommendation of Chief Justice, recommendation of Raj Sabha, recommendation of Council Minister। देखिए, एज पर आर्टिकल 74 कोई भी डिसीजन जो प्रेसिडेंट लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह से ही लेते हैं। इनफैक्ट उनके हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं एज पर आर्टिकल 74, क्योंकि यहाँ वर्ड जो है वो है शैल। The president shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice. Advice means Council of Minister headed by Prime Minister. Article 85(2) कहता है कि president may from time to time dissolve the House of People. It means ये नहीं कि उनके मन में जब आएगा तब dissolve करेंगे, as per Article 74 with the recommendation of Council of Minister। लेकिन ये तो जनरली ऐसा होता है। लेकिन क्या होगा यदि Council of Minister खुद ही अविश्वास में आ जाए, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, तब क्या होगा? मान लीजिए लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसमें सरकार हार गई, इसका मतलब सरकार गिर चुकी है। तो क्या वो गिरी हुई सरकार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि ये कहे प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तो क्या उसको मानने के लिए बाध्य है? ये बहुत कंटेंसस है, इस पर लीगल ओपिनियन बटी हुई, और लोगों का कहना है कि वहां पे प्रेसिडेंट को थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है अपने मर्जी से कि वो माने या नहीं माने। अब आइए CUET PG 2023 के क्वेश्चन को देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी से बिलोंग करते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो पेपर था इंडियन पॉलिटी का वो खासा टफ टाइप का था। उसके कंपैरिजन में 23 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इसमें भी कुछ तो थे उटपटांग क्वेश्चन, लेकिन मोर और लेस 70% क्वेश्चन डुएबल थे। 2022 इसके बाद जो आप देखेंगे वो खासा टफ था और स्टूडेंट को काफी सरप्राइज किया था। 2021 was normal paper. The first delimitation was carried out under whose office? अब ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट को बम्प कर दिया था। जैसे बोलता है ना, गुड लेंथ बॉल जो आके माथे पे हिट करती है। डेलिमिटेशन क्या होता है? जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, मान लीजिए ये है ईस्ट दिल्ली, और इसको जो है आप चेंज कर रहे हैं यहाँ ऐसे। एक डेलिमिटेशन कमेटी होती है और वो टाइम टू टाइम काफ़ी सालों पे होती है, और जैसे नेक्स्ट जो डेलिमिटेशन होगी वो 2026 के बाद जो
सेंसस होगी उसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन की जाएगी, काफ़ी दिन बाद होगी। तो ये डिलिमिटेशन की एक कमेटी ऑलवेज बनती है। जो फर्स्ट डिलिमिटेशन थी वो उस समय में तो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं बना था, पार्लियामेंट भी मतलब नई पार्लियामेंट का गठन भी नहीं हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने जो है इलेक्शन कमीशन के हेल्प से जो है डिलिमिटेशन को किया था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन हो गया है, क्योंकि जो वुमेन रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है उसमें डिलिमिटेशन से उसको जोड़ दिया गया है कि जब नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगी तब ये लागू होगा। और ये आपको पूछा सकता है कि डिलिमिटेशन जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इतने आगे बढ़ा दिया गया। वो वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, शायद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, जिसमें ये हुई थी कि अब जो अगली डिलिमिटेशन होगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो 2026 के सेंसस के बाद जो परिणाम आएंगे जनगणना के, उसके बेसिस पे कमेटी बनेगी। तो वो आर्टिकल, वो उस अमेंडमेंट को याद कर लीजिए और डिलिमिटेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन द टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी। स्टेटमेंट 2 है बीजेपी's alliance of 98, 99, 2004 and 2009 were not territorially compatible. अब ये स्टेटमेंट खुद जो है बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी एंड आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी तो मैं मान सकता हूँ कि बीजेपी एक राइट विंग की पार्टी है, तो वो यदि शिवसेना के साथ अलायंस करती है तो वो आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है। लेकिन यदि बीजेपी मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस करती है तो डेफिनेटली ये नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्टी अलायंस सिंस 1990 हैव बीन ऑन टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी रादर देन आइडियोलॉजिकल। टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी मतलब कि यदि आप एक रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने मतलब गठजोड़ कर लिया टेरिटरी के बेसिस पे कि मैं इस एरिया में हूँ, आप उस एरिया में स्ट्रांग है, तो दोनों कर लिए, तो ठीक है। मतलब इसको आप टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी को आप पढ़ सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेसिस पे, प्रैग्मेटिक। तो ये सही है, मान लीजिए, थोड़ी वेग है, ट्रू। और बीजेपी का अलायंस भी यदि आप देखेंगे इन सब में वेयर नॉट टेरिटोरियली कंपैटिबल, तो इसको आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी ने भी एक तरह का टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी क्या प्रैग्मेटिक बेसिस पे किया, कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे तो हुई नहीं थी अलायंस। आपको पता है कई पार्टियों को ऐसे जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से अलग थे उनको एनडीए में लाया गया था, तो ये जो है नॉट जो है ये फॉल्स हो जाता है। बट वेग क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वेग हैं। Which two among the following did B.R. Ambedkar identify as critics of social reform in India? ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बम करता है, वेग है। देखिए, B.R. अम्बेडकर या राजा राम मोहन रॉय, ये सब वो थिंकर थे, या टैगोर भी, जो पहले सोशल रिफॉर्म को ऊपर रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म या पॉलिटिकल फ्रीडम से। तो अंबेडकर जो है वो क्रिटिक थे उन लोगों के जो सोशल रिफॉर्म को नीचे रखते थे पॉलिटिकल रिफॉर्म से। तो इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्मर आएंगे एंड सोशलिस्ट जो थे, ऑफ कोर्स अंबेडकर भी एक टाइप के सोशलिस्ट थे, लेकिन यदि आप हार्डकोर सोशलिस्ट कहिए तो वो भी सोशल रिफॉर्म को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो इसलिए ये हो सकता है, लेकिन यहाँ सोशलिस्ट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगा ये सब बहुत वेग है, आप इसमें से और कोई चुन नहीं पाएंगे, इसकी सही आंसर भी यही थी। तो ये तीन क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहां से जो है क्वेश्चन थोड़े आसान होने लगते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन राइट ऑर्डर। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग इसलिए नहीं देना है कि यदि आप नहीं भी जानते हैं कि कौन से किस आर्टिकल में है, वैसे तो ये 32 में है, राइट टू लाइफ 21 में है, राइट टू फ्रीडम 19 में है, राइट टू इक्वलिटी 14 में, आपको सब पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए सबसे लास्ट में है 32, उससे बाद तो कुछ हो नहीं सकता है, सबसे बाद में ये आया है। तो ये इतना आसान हो जाता है, केवल आप इसको यहाँ लाइए और मैच कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसको क्रैक कर सकते हैं।
ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रिट को जो रिट्स हैं डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर इशू करते हैं उसको रिट कहते हैं, उसको मैच करना है। तो हैबिया कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। यदि किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया हो, चाहे प्राइवेट पार्टी ने या गवर्नमेंट ने आपको अरेस्ट कर लिया हो, तब भी हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत मजेदार है कि केवल आपको एक ही से ये मैच कर जाता है। मतलब आप देखिए कि ए का 3 हैबिया कॉर्पस टू हैव ए बॉडी या प्रोड्यूस द बॉडी, ए का 3 और उसी से ये क्रैक हो जाता है। मतलब इट्स सो इजी। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। मंडूबस मतलब वी कमांड, क्यो वारंटी मतलब आप क्यो वारंटो मतलब किस अधिकार से आप एक पर्टिकुलर ऑफिस पे हो। मान लीजिए कोई बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको नहीं होना चाहिए अपने पद पे, उनकी नियुक्ति अवैध है, तो उन पर क्यों वारंट नोटिस जारी हो सकता है या रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है। सर्ट्यूरी जो है हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एक तरह से चेंज कर देता है या अपने यहाँ मंगवा लेता है लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को कि हम इसको जो है देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने दिया है इन्फॉर्मेशन जरूर देख लीजिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो पांचवी इसमें रिट जो इसमें लिखी गई नहीं है वो प्रोहिबिशन है, जिसमें कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को स्टॉप कर देता है आगे की प्रोसीडिंग्स करने से, जो बहुत स्पष्ट है इसके वर्ड में ही है। एंड यहाँ 32 जो आर्टिकल और 226 दो आर्टिकल के तहत जो है रिट पिटीशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 32 का बहुत नैरो है, केवल फंडामेंटल राइट के लिए आप पिटीशन दायर कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन, जबकि 226 का दायरा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट के हनन होने पे भी रिट पिटीशन आप दायर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बिटवीन 32 एंड 226। यहाँ एजर्सन है, रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। यस, ये है आर्टिकल 200 आप पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ दिया है कि रख सकते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर का एक तरह का डिस्क्रिशनरी पावर, इवन इफ द बिल इज पास्ड बाय द legislature of the state. This could be achieved through amending Article 156 of the Indian Constitution. एक तो पता नहीं amending क्यों लिखते हैं, और ये आर्टिकल भी गलत इन्होंने दिया है। आर्टिकल 156 जो है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर है, और ये बात है आर्टिकल 200 में, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स है और ये ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। सब क्वेश्चन बहुत आसान होते जाता है क्योंकि मिनिमम एज गवर्नर का 35 ईयर है, तो बी को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी यहाँ है। इसी तरह से द प्रेसिडेंट कंडक्ट द ओथ ऑफ द गवर्नर, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट कंडक्ट द ओथ, तो सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सी यहाँ है, सी यहाँ, तो एक ही बच जाता है फिर, तो आप पढ़ लीजिए। Given below two statement, तो एजर्सन देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस टू रिस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट बी सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स यही है। ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू जो है कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी ना करे, ना तो कोई एक्ट पास हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ना ही एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जुडिशियल रिव्यू इसके लिए होती है। तो ट्रू है। द सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12। नो, ये गलत है। आर्टिकल 13(2) से जुडिशियल रिव्यू ड्रॉ करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पावर, तो ये फॉल्स है। When the President of India addresses a joint session of the Parliament, who preside over the session? ये बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जो अच्छा है, थोड़ा टफ जरूर है। इस सेशन को जिसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, कोई भी प्रिसाइड नहीं करता है, सो नो वन। और ये आर्टिकल 87 के तहत आता है, और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि ये स्पेशल एड्रेस हर साल के फर्स्ट जब हाउस जुटती है तब होती है, और पहली बार जब फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, अभी जनरल इलेक्शन होगी तो जून में जब नई लोकसभा आएगी तो उस समय में पहला एड्रेस होगा, और फिर हर साल के पहले जो सेशन जो शुरुआत होगी वहां पे होगी। आर्टिकल 87। ये भी आसान है। ये सब क्वेश्चन अब आसान होते जा रहे हैं। यहाँ भी आपको केवल ये इधर डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल है, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन होता है। यहाँ भी आर्टिकल 50 केवल यदि आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो डी का 3 केवल एक ही में है, आपका क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा।
आर्टिकल 226 अभी मैंने आपको बताया ये जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स है, और आर्टिकल 32 होता तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो जाता। The term of the Lok Sabha was extended to 6 years by which of the following amendment? We all should know कि ये 42nd amendment जब इमरजेंसी लगी थी उस समय में 76 में हुआ था, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। The power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state fall under its original jurisdiction, क्योंकि ये एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट का मतलब ही होता है कि जो फेडरेटिंग यूनिट है जिसको अपने स्टेट कहते हैं, और जो सेंटर यूनियन उसके बीच के झगड़े, दो और दो से स्टेट के बीच के झगड़े, इन सब को निपटाए। ये आर्टिकल 131 के तहत जो है ये लिखित है, मतलब इंश्राइंड है। तो इसके अलावा जो है आपको अपीलेट जुरिडिक्शन भी जानना चाहिए, आर्टिकल 132 से 134 पे लिखा हुआ है, और आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सुप्रीम कोर्ट से। तो ये तीनों जुरिडिक्शन के आर्टिकल को आपको जानना चाहिए। Which of the following taxes does not come under union list? ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, वैसे आप इसको एलिमिनेशन से बेटर बना सकते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स जो है, एंड टैक्स ऑन कंपनीज, कैपिटल ऑफ कंपनी, सब डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी। कैपिटेशन टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये होता क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये टैक्स इंडिया में उसे जनरली लगता भी नहीं है। Which of the following does not find mention in the preamble of Indian Constitution? preamble के एक एक वर्ड को आपको याद रखना चाहिए। उसमें dignity of the individual है, fraternity है, unity and integrity of nation है, but dignity of constitution नाम का कोई ऐसा फ्रेज नहीं है। ये 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, 42nd अमेंडमेंट से जरूर याद रखना है। In the history of Parliament of India, how many times the parliamentary procedure were censored? ये क्वेश्चन इनवैलिड जैसा है, क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग कैसे सेंसर होगा। हाँ, सेंसर मोशन पास होती है, उसका भी इतने बार इतना कोई ऐसा रिकॉर्डेड भी नहीं कितने बार सेंसर मोशन पास हुआ है। सेंसर मोशन क्या होता है कि मतलब यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में ऐसी मोशन पास हो जाए कि इस मिनिस्ट्री ने ऐसा बहुत गलत काम किया, एक तरह का झिड़की देती हुई मोशन, और वैसे कैसे पास होगी? किसी गवर्नमेंट को यदि पावर में है तो वो कभी पास होने देगी नहीं। तो पता नहीं इसका क्या, इन्होंने क्या आंसर दिया था, आई थिंक वंस स्टेबल दिया था, मुझे याद भी नहीं है, और ये चैलेंज भी किया गया था, इनवैलिड भी डिक्लेयर हुआ था, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है 2023 का। इट हैज बीन, यहाँ भी इतना वेग है, इट हैज बीन फाउंड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो और अजीब सा सेंटेंस, और फिर अप्रोप्रिएट, मतलब चलिए कौन इसके बारे में सही है। ये इसलिए आसान हो जाता है कि यहाँ देखिए 4 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं, और पहला ही स्टेटमेंट, द एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा आपको पता है बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इमरजेंसी के ठीक बाद के इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई थी। यदि इलेक्शन कमीशन नहीं सही काम कर रहा था, वो सरकार के हाथों में कठपुतली होती, तो शायद कुछ और भी हो सकता था। तो इसलिए यही साबित करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए को यदि आप हटा देंगे तो BCD होगा। वैसे आप बाकी पढ़ लीजिएगा, इसमें TN सेशन का दौर था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज्जत काफ़ी बढ़ा ली थी, और बहुत ज़्यादा वो रेगुलेटरी एक्टिविज्म शो करते थे, जहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी और इवन सत्ताधारी जो दल हैं वो सब उनसे एक तरह से काफ़ी खौफ में जो है उस समय पार्टियां थी TN सेशन के इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन की वैसे इज्जत जो है एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी बढ़ी। अब आइए CUET PG 2022, जिसके क्वेश्चन थोड़े टफ थे। वैसे कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे, लेकिन कुछ थोड़े डीपर क्वेश्चन थे। लेट अस सी। Asymmetrical features of federalism in India include। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म होता क्या है? देखिए, एक तो यूनियन है, और इसके कई सारे जो है फेडरेटिंग यूनिट है इंडिया में, 28 स्टेट यूनियन टेरिटरी। यदि ये सभी जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोविजन से यूनियन से रिलेशन रखते हो, कोई किसी का कुछ अलग रिलेशन है, किसी का अलग, तो इसको एसिमेट्री कहते हैं। दूसरी एसिमेट्री ये भी होती है कि जो पावर है स्टेट की और सेंटर की, वो किधर झुका हुआ ज़्यादा है। तो इंडिया में जो है ये सभी जो 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371, सारे A B C D सभी जो है वो एसिमेट्री को दर्शाते हैं।
ये सब क्यों, इसके बारे में थोड़ा यहाँ मैंने लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप। constitution.pdf को ही पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये बातें भी देख लीजिएगा। सो ऑल, which of the constitutional provision does not come within the legislative jurisdiction of the legislature of a state? ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कैसे आप याद रखेंगे कि 16, 3, 32, 33, 34 में से कौन जो है 16(4) स्टेट लेजिस्लेचर की जुरिडिक्शन में आएगा कि नहीं। इसका सही आंसर ये है कि 16(4) मैंने यहाँ लिख दिया है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के दायरे में आता है। तो इसको यदि आप बाहर कर दे तो ये चारों ABCD, तो लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन। रिजर्वेशन, अब यहां से कुछ क्वेश्चन गलत भी इन्होंने कर दिया था, ये एक पहला गलत क्वेश्चन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल 330 है, मैंने यहाँ लिखा भी है, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड हो गया था। इन सबको थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, लेकिन डायरेक्ट जो है SC ST से जुड़ा हुआ केवल आर्टिकल 330। Who in the Constituent Assembly said that the doctrine of independence was not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive? अब ये क्वेश्चन इतना अर्बिट है, इसका आंसर ये है, अब क्या कहा जाए, AK Iyer, that's all. Which of the following article were not inserted by the 42nd constitutional amendment? बहुत सारे आर्टिकल इंसर्ट हुए थे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन देता है, जो कि 2009 में आई थी, और 86 अमेंडमेंट से 2002 में कह लीजिए। 31A जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट से आई थी, तो इन दोनों को छोड़ दे तो C, D, E, तो और इसको आपको पूछा जा रहा है कौन सा नहीं आया है, तो A और B केवल दो ही, तो आसान है, मतलब इसको पिक करना आसान है। यहाँ आके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, ये दोनों नहीं, 3 ABC, आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को काफी परेशान किया था, क्योंकि ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया था। क्यों इनवैलिड हो गया था, थोड़ा सा देखिए, अगले स्लाइड में मैंने पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ रिप्रोड्यूस भी किया है। Article 143 provides for the power of President to consult the Supreme Court. Article 143 provides for the power of President to consult Supreme Court. ये तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा, ये ठीक है। The opinion, यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए, 3 या 4 सही है। The opinion of the Supreme Court is not binding, ये भी सही है। The Supreme Court is not bound to give opinion on the subject so referred, ये भी सही है, लेकिन ये आधा सही है, बताएंगे क्यों। The Supreme Court would specifically decline to answer with reference if it is improper, inadvisable and undesirable. इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस टाइप के स्टेटमेंट की, इसको गलत कह सकते हैं। The Supreme Court is bound to give opinion, ये भी आधा सही है आधा गलत है, इसलिए कुछ भी इसमें निकालना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। यदि अच्छा होता कि यदि ABC दे देते तो शायद सही भी होता, लेकिन देखिए क्यों ऐसा है, आगे चलिए बताते हैं, इसलिए इनवैलिड हो गया। यहाँ पे क्या है कि ये पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें ये कहता है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट है। 143 में प्रेसिडेंट यदि कोई रेफरेंस देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, और ना ही वो एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड है। लेकिन यदि वो रेफरेंस आर्टिकल 131 के तहत दी जाए, ये आर्टिकल कहता है, जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, कोई फेडरल मैटर है, तो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने के लिए बाउंड है, शैल देगा ही वो। इसलिए उसमें आप देखिए, जो एक ऑप्शन था कि वो बाउंड नहीं है, वो पूरी तरह सही नहीं है, और बाउंड है वो ही पूरी तरह सही नहीं। एक कंडीशन में बाउंड नहीं है, दूसरे कंडीशन यदि 131 के तहत वो रेफरेंस है तो बाउंड है। इसके चलते ये जो है पूरा क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपको बताता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ बहुत कुछ कर सकती है। यदि constitution.pdf को आप डाउनलोड करें और उसमें Ctrl+F करके लिखे पार्लियामेंट बाय लॉ, तो आपको इतने सारे सर्चेज मिलेंगे। पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट एक बहुत जोकिंगली एक कहावत है इंग्लैंड में कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिक्लेयर ए मैन टू बी वुमेन एंड वुमेन टू बी मैन, मतलब पार्लियामेंट एक्ट बना के कुछ भी कर सकती है।
तो उसी तरीके है पार्लियामेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का, एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है 2 और 2 स्टेट के लिए, एक हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी को एलोकेट कर सकती है, जैसे कलकत्ता की तुम जो है अंडमान निकोबार को देख लो, इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर रजिस्टर, सब कुछ कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ जो है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कैसे होगा ये कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि पता है इंडिया में जो है कोलिजियम सिस्टम है जिसके तहत जजेस का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 124 के तहत, पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ABCD। Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 to 18 year? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 61st Amendment 1988 and the Constitution 42nd Amendment Act, ये तो आपको पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, वही जिससे कि पार्लियामेंट का एक्सटेंड किया गया था 1 साल। तो एडेड 3 वर्ड मैंने आपको बताया भी है, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। Which was the first reported case of public interest litigation seeking relief for the under trial prisoner in India? तो PIL की शुरुआत मानी जाती है हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसमें जो PN भगवती जो जज थे वो इसके चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के। इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी है कानूनी, आपका कोई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप एक सिटीजन है और आप देख रहे हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों को उजाड़ दिया गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला के, तो आप कोर्ट में उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, मतलब वायलेशन के अगेंस्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट में आप केस दायर कर सकते हैं और कोर्ट सुनेगा। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। Assertion, a power of judicial review is considered as part of the basic structure of the Constitution. Yes. The Supreme Court is endowed with the power of judicial review to ensure judicial independence and protection of right. ये दोनों बिल्कुल सही है और ये इसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी है। और आपको पता है, अभी फिर से बता दें, आर्टिकल 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर ड्रॉ करती है कॉन्स्टिट्यूशन से। The power within the supervisory jurisdiction of high courts are both administrative and judicial in nature. इसका कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट जो है जुडिशियल फंक्शन भी करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, क्योंकि जितने लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, उन सब का वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट एंड ऑल। रीजन है आर्टिकल 227(1) gives the High Court power of superintendence over all courts and tribunal within their territorial and constitutional jurisdiction. बिल्कुल सही है रीजन भी, और तो ठीक है, ए होगा ऑप्शन। एजर्सन है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, दोनों सही है, आर्टिकल 75 के तहत पढ़ लीजिएगा, इसलिए ये भी ए ऑप्शन सही होगा, ये भी ए, फर्स्ट ऑप्शन। Which fundamental rights are available to all person? ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से एक बार रख लीजिए। फंडामेंटल राइट अंडर दीज आर्टिकल आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल अवेलेबल हैं सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यदि आप ये जानते हैं तो आप यहाँ आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहे हैं अवेलेबल टू ऑल पर्सन, यहाँ 20 है तो ऑल पर्सन, 21 ऑल पर्सन, 22 ऑल पर्सन, 25 to 28 ऑल पर्सन, केवल 15 नहीं, तो A, B, C, D. Which constitutional amendment ended the part A, B, C categories of a state and implemented the state reorganization scheme? ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट इसको ठीक से जानते नहीं, वो थोड़ा छुपा हुआ है। 7th अमेंडमेंट 1956, जिससे स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया गया। उस समय स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई थी, फजल अली कमेटी कहते हैं। उसके मेंबर्स का भी नाम हम याद कर लीजिएगा, फजल अली उसके चेयरपर्सन थे। उसके बेसिस पे ही 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। इसने 2 शेड्यूल को भी मॉडिफाई किया था, और जो पहले इस स्टेट की जो ग्रुपिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में A, B, C, D, उसको बदल के 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी होगा, 6 यूटी कर दिया था। इसने जो है ये भी किया था कि एक गवर्नर जो है वो 2 स्टेट को भी देख सकते हैं, और एक ही कॉमन हाई कोर्ट 2 स्टेट का हो सकता है। सो 7th अमेंडमेंट।
Which constitutional amendment abolished the privy purse and privilege of former rural princely state? क्या हुआ था कि जब प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया गया था यूनियन में, पटेल जी ने मिलाया था, तो उन लोगों को एक पेंशन देने की व्यवस्था थी, बहुत हेफ्टी पेंशन उनको पर मंथ या पर एनम दिया जाता था, उसको प्रिवी पर्स कहते थे, बैठे बिठाए केवल पैसा मिल रहा है। उसको इंदिरा गांधी ने जो है बंद कर दिया था 1971 में, बहुत पॉपुलर हुई थी उसके चलते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल 26th अमेंडमेंट से उन्होंने बंद किया था। Which power and responsibility are not endowed by the constitution to पंचायत? तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवी पर्स, ये तो बस फैक्चुअल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो आप समझ जाएंगे कि रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टेंडरी ये तो म्यूनिसिपैलिटी का होगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस क्या होगा, इतना बड़ा सा काम, तो यस ये है, और ये आर्टिकल 243G में लिखा हुआ है। तो जब आप शेड्यूल पढ़ते हैं तो 11th शेड्यूल में पंचायत के क्या अधिकार हैं लिखा गया है, उसमें 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सब हैं, और शेड्यूल 12 में जो है 18 सब्जेक्ट हैं जो उनके दायरे में आते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो 12 शेड्यूल में लिखे हैं। लेकिन इन दोनों शेड्यूल को आपको 243G के साथ पढ़ना है 11th शेड्यूल को, और 243W के साथ पढ़ना है 12 शेड्यूल को। और 243G और 243W में ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों का ये काम है। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को। Which of the following is incorrect about a money bill? मनी बिल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इससे अधिक नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट क्या है, द बिल डील्स विद ऑल द एनी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। द मनी बिल हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द स्पीकर, तभी वो मनी बिल है। द मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा उसको केवल 14 दिन रोक सकती है। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर, नो नो नो, राज्यसभा को बहुत कम पावर, इसलिए ये गलत है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि 2022 में जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े डीपर लेवल के थे, लेकिन बाद में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 2021 इज ए इजी पेपर, लेट अस सी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी आर इन इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन, उस समय में 8 होती थी, अब तो घट करके 6 रह गई है, तो ये क्वेश्चन तो बदल गया है। इसका जो आंसर है, अभी जो नेशनल पार्टी आप देख सकते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, सीपीआईएम है, ध्यान रखिएगा, बीएसपी, एनपीपी एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, और आम आदमी पार्टी। जो लेटेस्ट इंट्रेंट है आम आदमी पार्टी है, और टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी लूज कर चुके अपना टैग नेशनल पार्टी का, ये सब पिछले साल हुआ है। आर्टिकल 52 से 62 किसके बारे में है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which part of the Constitution of India deals with fundamental right? Part 3, Part 4, DPSP, Part 4A, fundamental duties, Part 5, union। ये सब पार्ट भी थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। ये जो है थोड़ी सी गवर्नेंस से है, ये नरेगा के बारे में है कि कितने दिन का काम जो है गारंटीड दिया जाता है, तो 100 डेज का काम। Who coined the term Indian Constitution as a social document? तो ये सब थोड़ी हट करके क्वेश्चन है जो घिसे पिटे हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये दिया था। ग्रैनविल ऑस्टिन बहुत कुछ कहा था अपने बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन में, ये सब कोट देख लीजिएगा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, इनफैक्ट ग्रैनविल ऑस्टिन को एक तरह से पितामह माना जाता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने का, उस बुक के थ्रू। Which of the following schedule of the Indian Constitution of India deals with municipality and urban governance? अभी हमने बताया 12 शेड्यूल। तो 9 शेड्यूल क्या है आपको पता है, लैंड रिफॉर्म एक्ट है इसमें। 10 शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट इसमें है। 11 शेड्यूल जो है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। Which among the following schedule was added to the Constitution of India by 73rd Amendment? Again वही 11। सब बहुत ही आसान लेवल क्वेश्चन को फर्स्ट लेवल क्वेश्चन कहते हैं, आप देख सकते हैं। Which article of the Indian Constitution of India state the Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister? Article 75। इसी में यह है कि जो Council of Minister जो है वो collectively responsible होगी लोकसभा को। Which schedule of the Indian Constitution in India contain the provision related to the Anti-Defection Act? अभी हम लोगों ने देखा 10th schedule। Who among the following use the term bullock capitalist? ये जो है
लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, जिन्होंने एक बुक लिखा था इन परस्यूट ऑफ द लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट। उसमें काफ़ी सारे उन्होंने फ्रेज कॉइन किए थे इंडियन पॉलिटी के लिए, जैसे कि बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को दर्शाता था। इसके अलावा डिमांड एंड कमांड पॉलिटी एंड ऑल। व्हेन वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, सब रटने वाले हैं, सभी बच्चे इसको रटते हैं। 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, शायद मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। एसआर बोमई और यूनियन वर्सेस एसआर बोमई केस जो है ये 1994 की बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक तरीके से के जद में ला दिया। जो आर्टिकल 356 की यूज होती थी सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट पे इमरजेंसी लगाने को, ये सेंटर स्टेट के रिलेशन पे भी एक मेजर जजमेंट था, और उसके बाद से काफ़ी इस पे जो है कमी आ गई आर्टिकल 356 के यूज या मिसयूज पे। सो पर्टेन टू आर्टिकल 356 पढ़ लीजिएगा। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट। इसमें देख लीजिए कितने हैं। यूनियन लिस्ट में 100 है, पहले 97 थे। स्टेट लिस्ट पहले 66 थे, अब 61 हो गए। कंकरेंट 47 से 52। 5 जो आप देख रहे हैं स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किए कंकरेंट में, ये 42nd अमेंडमेंट से हुआ था, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड ऑल। इसके अलावा ये तीनों लिस्ट को एक बार ब्राउज कर लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है कौन स्टेट लिस्ट में है, कौन सेंटर, कौन कंकरेंट। Which article of the Indian Constitution of India contain the provision for financial emergency? Article 360. 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, अभी हम लोगों ने देखा एसआर बोमई केस, एंड 365 है स्टेट इमरजेंसी ऑन फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस फ्रॉम द यूनियन। ये आर्टिकल को आपको 257 के साथ जानना चाहिए, जिसमें ये लिखा है कि यूनियन जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, और यदि उस डायरेक्शन को ना माने तो आर्टिकल 365 के तहत वहां इमरजेंसी लग सकता है। Who was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो we all know कि जवाहरलाल नेहरू। तो इससे ये भी आपको क्लू मिलता है कि बहुत घिसा पीटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर आ सकता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सब कमिटी बने थे, यूनियन पावर कमिटी, स्टेट कमिटी, फंडामेंटल राइट कमिटी एंड ऑल, उसके चेयरपर्सन, ड्राफ्टिंग कमिटी कौन थे, ये सब जान लीजिए। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था? सेंटर स्टेट से। इसमें एमएम पुंछी कमीशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 2007 में बना था। राजमंडार कमेटी एक बहुत क्यूरियस कमेटी थी सेंटर स्टेट रिलेशन में, जो डीएमके गवर्नमेंट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने बना डाला था 1969 में। इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज द प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा, फिर से दूसरी बार पूछा जा रहा है, आसान क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वेरी वेरी गुड विशेस कि आप बहुत अच्छे से दें और अच्छे मूड में दें और अपने पल्स को थोड़ा काबू में रखें तो एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। आई होप कि आपने CUET PG गाइड डाउनलोड कर लिया होगा और उसको कई बार आप रिवाइज कर रहे होंगे। 1500 MCQ भी नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए। और ये भी आशा है कि अभी भी आप 3 फुल लेंथ मॉक, क्योंकि ये तो एक दिन में दिए जा सकते हैं, इवन आप 24 मार्च को भी इसको दे सकते हैं, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे एट नॉमिनल कॉस्ट। इस जगह paulsciencehelp@gmail.com में अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर भेज करके इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आप सभी से 25 को इवनिंग में। कोशिश करेंगे यदि आप लोगों ने रिकॉल कर लिया हो बहुत सारे क्वेश्चन तो उस दिन उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।